और पूरे इस महामारी के दौर में जो पूरा 1.5 वर्ष गुजरा है, इस पे मैंने एक चीज मानी है कि अपने को अपनी जीवन शैली तो बदलनी होगी। जितनी भी बीमारी आ रही है कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली, जो जिससे भी बात करो, एलोपैथ की भी जैसे बहुत सारे लोग अपने बीच में आए, तो उनका झुकाव भी अब योग, मेडिटेशन और आयुर्वेद की ओर जा रहा है। और हर कोई बोल रहा है कि अपनी जीवन शैली सुधारो भैया, 10 बजे के पहले सो जाओ, बहुत हो तो 10:30 बजे तक हो जाओ, और सुबह जल्दी उठ जाओ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, बाहर का खाना बंद करो। तो ऐसी बहुत सी चीजें एलोपैथ वालों ने मानना चालू किया। तो एक विचार में आया क्यों नहीं हम आयुर्वेद में जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं खान पान से ली जाती है। थोड़ी देर में डॉक्टर दुबे जी इस पे और प्रकाश डालेंगे, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि पुराने लोग यही कहते थे कि भैया हर बीमारी की जड़ जो है वो पेट है। बिल्कुल सर। अगर पेट, और तो टीवी में ऐड भी आता है ना कि वो क्या है कि पेट सफा तो सब रोग दफा। जी जी। तो अगर पेट साफ है तो सब चीजें हैं। मैक्सिमम दवाई मेरे ख्याल से 80% ज्यादा बीमारी तो पेट से संबंधित है। और दूसरा चीज है, आज की डेट में हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन खाने का समय क्या है। मेरे ख्याल से डॉक्टर अनिल गुप्ता पिछले प्रोग्राम में बड़े विस्तार से इस चीज को बताया था कि खाने का समय क्या होना चाहिए, सोने का समय क्या होना चाहिए, आपको मल त्याग करने कब जाना है, ये समस्त चीजें थी। मगर आयुर्वेद में चीज और अच्छी आती है कि हमें किस समय क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। ये भी एक अच्छी चीज आयुर्वेद बताता है कि फ्रूट्स कब लेना चाहिए, सवेरे का खाना कैसा हो, तो दोपहर को क्या हो, शाम को क्या हो। ये सारी चीज मेरे ख्याल से एक आयुर्वेद चिकित्सक अच्छे से बता पाता है। तो इन चीजों को समझना। उस दिन डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी से भी लगभग यही बात हो रही थी, तो कुलदीप जी से मैं कुछ और बात करना चाह रहा था, फिर साहब तेल के ऊपर चले गए। तो अब एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा सर कि हम लोग हमारे प्रैक्टिस में रूटीन में जरूर ये नहीं होता है किसी, चूंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत रश होता है, एक जने को काउंसलिंग करना, बताना, जैसे 100 की ओपीडी, 150 की ओपीडी रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात हमारे फैमिली के ऊपर आती है तो हम लोग बिल्कुल सही खान पान और सारी चीजों में आते ही हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में कोई दो मत नहीं है कि हम इन्हीं पे ज्यादा, जैसे थॉमस एडिसन का कथन था कि एक समय ऐसा आएगा कि जब लोग मेडिसिन से ज्यादा लाइफस्टाइल चेंज पे बिलीव करेंगे। और मुझे लगता है कि वो 2021 ही वो समय है संभवतः। इस कार्यक्रम के माध्यम से वो समझ में मुझे आ रहा है। बिल्कुल। जहां तक मैं मानता हूँ जितनी भी बीमारी आ रही है कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, चाहे वो आप डायबिटीज ले लो, हाइपरटेंशन ले लो, एलर्जिक ले लो, ये सभी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल के चेंज करने की वजह से हुई है। और जाते जाते डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी ने, जो प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है हमारे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने एक सवाल छोड़ गया था तेल के ऊपर में। तो मैं अभी 1-2 लोग और भी हैं, तो मैं अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी खाने के तेल के ऊपर में करने वाला हूँ कि हमें कौन सा तेल बेहतर होता है। कोई फल्ली का भी तेल खाया जा रहा है, कोई सरसों खा रहा है, कोई तिल का तेल को प्रमोट करता है, कोई नारियल तेल प्रमोट करता है। तो प्रकृति के आधार पे जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं तो कौन सा तेल खाना चाहिए। फिर वो टीवी में प्रचार वाले बहुत सी चीजें आ रही हैं, तो उनको भी देख करके लोग तेल लेते हैं। तो इन समस्त बातों में अगली बार अपन जरूर बात करेंगे, एक विषय ये भी रहेगा। तो चलिए, डॉक्टर दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी टीम आ चुकी है, लगभग मुझे 20-22-25 लोग तो आ गए हैं। फेसबुक पे चालू हो रहा है प्रोग्राम, उधर बोल दिए फेसबुक पे लेने के लिए, हर्षित फेसबुक में ले लेंगे। पांडे सर, शर्मा, दिग्विजय शर्मा जी के बारे में परिचय हुआ आपका कि नहीं सर, मेरा परिचय नहीं हो पाया। मैं बिल्कुल, चलिए दिग्विजय। मैं दिग्विजय शर्मा जी हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, रूरल मेडिकल असिस्टेंट है, वो भी सूर्या ब्लॉक में बहुत ही इंटीरियर जगह में पोस्टेड है। और वे पैसे से तो चिकित्सक ही हैं, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे क्या कहना चाहिए भगवत वेशभूषा कुछ बता रही है, मैं पूछने वाला था वैसे, फिर मैं कहा बाद में। भगवताचार्य हैं, पंडित हैं, बहुत ही विप्र हैं, बहुत हमारे प्रियजन है। और इस जीवन में काफी मदद उनकी मिलेगी हमको। बिल्कुल। कुछ चर्चा अपन इस पे अभी भी आगे करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आचार, विचार और आहार, तीन हमारी संस्कृति है। तो हम लोग निरंतर अब आहार की ओर घुस रहे हैं, आयुर्वेद के थ्रू अब आहार की ओर आ रहे हैं। आगे चल करके हमें अपने
आचार और विचार को भी ठीक करना, जिसमें हमको डॉक्टर शर्मा जी जैसे व्यक्तित्व का सहारा लेना पड़ेगा और निश्चित रूप से अपन इस पे चलेंगे कि जब तीनों चीज सुधरेगी तभी मानव शरीर तभी जी सर। हाँ बिल्कुल ठीक होगा। हमारे बीच में सक्षम के प्रांत सचिव अनूप पांडे जुड़ चुके हैं। भाई साहब आपको बहुत बहुत सादर नमस्कार। तो मैं अब चौपाल के माइक बनता है आपका भैया? अच्छा, सभी को नमस्कार जी, सभी को शुभ संध्या। नमस्कार जय किशन जी। आज डॉक्टर दुबे जी जो इस मंच पे उपस्थित हैं, इनको इस मंच पे लाने का श्रेय हमारे अनूप भाई को ही जाता है। इस मंच से उन्होंने ही अपनी विभूति का परिचय कराया है, जिसकी वजह से इसकी मांग उठ रही है। और चलिए, हमारे बीच में आपके मार्गदर्शक अपने व्यस्ततम समय में डॉक्टर साहब लगातार बाहर थे अभी एक हफ्ते के लिए और मुंबई से अभी ही आए हैं, तो डॉक्टर गंभीर सिंह जी जुड़ चुके हैं। हाँ अमन जी भाई। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। कैसे हैं विवेक जी, ठीक हैं? जी भाई साहब बिल्कुल कुशल मंगल। अच्छा, घर में है कि क्लिनिक में है? नहीं, घर पे हूँ। घर में है, ठीक है बढ़िया। डॉक्टर गंभीर सिंह जी भी आ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। हेलो, हाँ नरेंद्र नमस्कार। सभी नमस्कार विवेक। हमारे आज के पैनलिस्ट का मैं स्वागत करता हूँ। क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा लेट जुड़ा मैं, और जितने भी साथी हमारे इस मंच में जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज का जो सब्जेक्ट है निश्चित रूप से हम सभी के लिए और खासकर जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब के लिए बहुत उपयोगी है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मौसम के साथ में जो दिनचर्या बदलती है, खान पान और बाकी सारे जो चीजें हैं, अगर कुछ एहतियात उसमें, जैसा कि अभी इस पे प्रकाश डालेंगे डॉक्टर विवेक, तो अगर थोड़ा सा पालन करें तो मैं समझता हूँ कई सारे दिक्कतों से बचा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से परिचर्चा को कंटिन्यू किया जाए। जी डॉक्टर साहब, बस आपके ही निर्देश का इंतजार कर रहा था। आप धन्यवाद, आपने मुझे नहीं किया है और मैं चौपाल की कार्यक्रम को विधिवत चालू करता हूँ। डॉक्टर विवेक दुबे जी, औपचारिक रूप से आप हमारा अभिवादन स्वीकार करें। जैसा कि इस विषय को मैंने प्रेषित किया हुआ था कि मानसून आता है और मानसून बहुत सारी खुशियां लेकर के पहुंचता है, लेकिन उसी खुशियों में कहीं न कहीं बीमारी भी छुपी होती है। हम पानी रिमझिम गिरता है और भीगी भीगी खुशबू एक धरती की जब नाकों में पहुंचती तो बाजू से कहीं ना कहीं कड़ाही की भी खुशबू आने लगती है। और कहते हैं कि मानसून का पानी और तली हुई भजिए का बड़ा कॉम्बिनेशन रहता है, जहां पानी गिरता लोग भजिए की ओर दौड़ने लगते हैं। इसके साथ ही साथ में सबसे बड़ी समस्या अगर मानसून के समय देखी गई है वो अपच की देखी जाती है। हमारे पास में इंडाइजेशन के प्रॉब्लम के पेशेंट बहुत आते हैं, फिर वो कन्वर्ट होता है डायरिया की ओर। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे चलूंगा कि मानसून का जो मौसम है मन को, तन को, सबको ललचाता है, साथ ही साथ जीभ को भी ललचाता है। तो पर इसमें हम खान पान की जो अपनी सीमाएं हैं, खान पान को कैसा रखें कि मानसून में भी हम थोड़ा सा स्वस्थ रह चुके, इस पे मैं थोड़ा सा पहले आपसे प्रकाश लूंगा, फिर आगे लोगों के प्रश्न आते जाएंगे। डॉक्टर जी, मैं पुनः एक बार सभी चौपाल के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अभी गंभीर सर, शैलेश सर, अनूप पांडे भाई साहब, जय किशन जी, दिग्विजय जी, सभी जो श्रोता यहाँ पे उपस्थित हैं, मेरा सभी को अभिवादन। और मैं हमारे बीच में गौरेला पेंडा मरवाही से डॉक्टर प्रवीण राय जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं आप वहाँ पे। नमस्कार, अभिवादन है डॉक्टर साहब। राजीव गर्ग जी, डॉक्टर आगे जी नमस्कार। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे पुनः अवसर कर दिया और इस अपनी बात को सुना माहौल में रखने के लिए एक बहुत अच्छा मंच, जिसको
जिसपे आकर मैं स्वयं भी बहुत आनंदित महसूस करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम सही अपने हित मित्र और अपने संबंधियों के साथ चौपाल में बैठे हैं। आज का विषय जो कि एक बहुत जीवंत विषय है, आयुर्वेद जो कि भारतीय चिकित्सा विज्ञान लोक पुरुष साम्य के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात जगत में जैसी स्थितियां बदलती हैं वैसा ही पुरुष या हमारे शरीर के अंदर भी बदलाव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जगत या संसार में जो बदलाव होते हैं इनको आयुर्वेद में वर्ष या काल का परिवर्तन कहा जाता है। अर्थात एक वर्ष जिसको हम संवत्सर कहते हैं वो उत्तरायण और दक्षिणायन की दो वर्गों से दो भाग में विभक्त हो जाता है। मेरा निवेदन है कि बाकी लोग अपने मोबाइल को बंद कर लें, म्यूट कर लें प्लीज। कुछ लोगों की आवाज बार बार आ रही है। हाँ, थोड़ा सा बंद कर लेंगे प्लीज, अनम्यूट अपने म्यूट को म्यूट कर लीजिए प्लीज सभी लोग, धन्यवाद। जी सर, क्षमा चाहूंगा बीच में व्यवधान हो। तो ये संवत्सर का जो विभाजन होता है अयन में, दक्षिणायन और उत्तरायण, ये हमारे 6 मास के 2 अयन होते हैं और इनके अंतर्गत हमारी 6 ऋतुएं होती है। 2 मास की एक ऋतु होती है। इस तरीके से 12 माह का जो है हमारा संवत्सर या एक वर्ष पूरा होता है। वर्तमान समय जो ऋतु का चल रहा है इसको हम वर्षा ऋतु कहते हैं और ये मुख्य रूप से हमारे जो आषाढ़ और श्रावण ये 2 माह होते हैं, इनको लेके ये पूर्ण होती है। तो वर्षा ऋतु वास्तव में एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारा जो वो खत्म होता है और दक्षिणायन की शुरुआत होती है। आयुर्वेद में इसको आदान और विसर्ग काल का संगम कहा जाता है। आदान काल अर्थात जब सूर्य की उपस्थिति हमारे जगत में, हमारे संसार में बहुत अच्छे से रहती है, ऐसे 3 ऋतुएं होती हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति के बाद विसर्ग काल, जब हमारे यहाँ चंद्र की विशेष उपस्थिति रहती है, सूर्य धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं, तो उसकी पहली ऋतु होती है वर्षा ऋतु। तो भारत का चिकित्सा विज्ञान कहता है कि जैसे संसार में जैसे जैसे जो परिवर्तन होते हैं उनका सभी का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता है। तो हम लोग वर्षा ऋतु जब शुरुआत होती है, चूंकि ये विसर्ग काल की पहली ऋतु होती है, तो उसके पूर्व में जो आदान काल आया रहता है उसमें जो सूर्य की स्थिति रहती है उसके वजह से शरीर में धीरे धीरे बल की कमी आती है। तो हर ऋतु में जैसे शिशिर में थोड़ा बल ज्यादा रहता है, फिर उसके बाद से बसंत में उससे कम रहता है और उसके बाद ग्रीष्म में आके बल की बहुत कमी हो जाती है। और फिर जब विसर्ग काल वर्षा ऋतु से शुरू होता है तब हमारे शरीर में बल की पहली वृद्धि होने की स्थिति आती है, लेकिन अभी भी बल बहुत कम रहता है। अब धीरे धीरे वर्षा के बाद शरद में उससे ज्यादा बल और अच्छा बल रहता है। ये हमारा प्रकृति के साथ जुड़ाव होने से हमारे शरीर में होने वाला प्रभाव है। तो वर्तमान समय जो वर्षा ऋतु का है, ऐसे समय में चूंकि पूरे वातावरण में जल का भराव या जलयांश की स्थिति रहती है, पृथ्वी एक ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा में प्रविष्ट होती है, तो उस समय चारों तरफ वृष्टि होने की वजह से पूरी सृष्टि में अम्लता का भाव रहता है। और ये जो अम्लता का भाव रहता है, ये अम्लता का भाव हमारी जो पाचन की क्षमता है, जिससे कि हम बाह्य जगत की ऊर्जा को अपने शरीर में बदलते हैं, उस पाचन की क्षमता को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। और इसलिए वर्षा ऋतु में हमारी अग्नि सबसे ज्यादा मंद रहती है। तो आयुर्वेद कहता है कि ऐसी स्थिति में जब आप इसका आकलन करें कि हाँ वर्षा ऋतु आ गई है, तो ऐसे में हमें सभी साधारण क्रियाएं करनी चाहिए। अर्थात हमारे खान पान या व्यवहार में वो सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आसानी से पच के हमारे शरीर का भाग बन सके, ऐसा ही हमारा आहार विहार होना चाहिए। तो ये वर्षा ऋतु विसर्ग काल की पहली ऋतु वातावरण में क्लेद या जल की बाहुल्यता वाली ऋतु है, जो कि हमारी अग्नि को कमजोर कर देती है। इसलिए इसमें बहुत सचेत होकर हमारे जठराग्नि का ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा अगर हमने इसका ध्यान नहीं किया, इसका थोड़ा प्रतिकार कर दिया, लोभवश या यूं कहिए कि जीवा लोलुप के बस हमने कुछ ऐसा आहार विहार लिया, तो ये शीघ्र ही हमारे शरीर में पहले से ही अग्नि कमजोर है, तो तुरंत ही इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। और वर्षा ऋतु जन रोग, जिसमें पेट के रोग, डायरिया है। जी दुबे जी यहाँ पे अग्नि से तात्पर्य समझना चाहेंगे। बहुत से लोग इस अग्नि को समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो अग्नि शब्द है, क्योंकि एलोपैथ है, हम उसको पढ़ते तो हम पेट के अंदर में HCl है, एसिड है, जूसेस है, इस पे ज्यादातर चलते हैं कि HCl सीक्रेट हो रहा है तो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो रहा है तो पच रहा है।
वो तो हमेशा सीक्रेट होता है। ये आयुर्वेद जिस अग्नि का नाम लेता है, यह अग्नि से क्या तात्पर्य है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया सर आपने, बहुत ही ऐसा प्रश्न मैं अभी सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से सभी भारतीय हैं और सब भारतीय विज्ञान से जुड़े हुए हैं। चाहे वो आयुर्वेद का कोई एक शिक्षित हो या सामान्य शिक्षा में भी हो, वो भी एक भारतीय ज्ञान को रखता है अपने साथ में। तो अग्नि कहने का मतलब भारतीय चिकित्सा विज्ञान में ये है कि हम चूंकि बाह्य जगत के साथ ऊर्जा लेने के लिए जुड़े हुए हैं, तो बाहर की ऊर्जा को इस शरीर की ऊर्जा में बदलने वाली जो प्रणाली है वो अग्नि कहलाती है। अर्थात हम जो कुछ भी बाह्य जगत में है उसको तभी अपने अंदर आत्मसात कर पाएंगे जब उस ऊर्जा को हम परिवर्तित करके अपनी ऊर्जा में बदल सकें। यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहता हूँ कि जैसे आप देखते होंगे कि आपके घर के आसपास भौतिक रूप से एक्सटेंशन लाइन जाती होती है। एक्सटेंशन लाइन जाती है, 1100 kV की लाइट होती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर वोल्टेज होता है। आप उसको डोमेस्टिक लाइन में नहीं यूज कर पाते, आप उसके लिए एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं जिससे कि वो एक डोमेस्टिक करंट में जो है तब्दील हो सके और आप फिर उसको अपने इंस्ट्रूमेंट्स में यूज कर सके। ऐसे ही जो जगत की ऊर्जा है, जिसको कि हम लोग जगत का प्राण, जैसे सोम सूर्य अनिल इत्यादि जो भी जगत की ऊर्जा है, उसको जब हम अपने शरीर की ऊर्जा में बदलना चाहते हैं तो उसमें एक अग्नि है जो कि इसके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, जिसको आयुर्वेद में कायाग्नि, चक्षाग्नि, धात्वाग्नि और भूताग्नि नाम दिया गया है। तो ये जगत को चलाने वाली जो प्रणाली है, उससे जो ऊर्जा लेने का भाव है वो आयुर्वेद में अग्नि के नाम से कहा गया। तो जब तक हमारी अग्नि सक्षम रहती है, सही समुचित स्थिति में रहती है, तब तक वो बाह्य जगत से ऊर्जा को सही ढंग से अपने शरीर की ऊर्जा में बदल पाती है। तो आयुर्वेद चूंकि संस्कृत में लिखा गया विज्ञान है, तो आयुर्वेद कहता है कि सब कुछ अग्नि पे ही आधारित है। जितना एक व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ होके इस अग्नि को सही रख के बाह्य जगत की ऊर्जा को अपने शरीर की ऊर्जा में बदलता रहता है, उतने लंबे समय तक वो अपने स्वस्थ जीवन को बना के रख सकता है। बिल्कुल सर। तो एक तो ये अग्नि की बात समझ में आ गई कि बाह्य ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने की बात आपने कह दी, क्योंकि वायुमंडल में अम्लता की बढ़ जाती है, इसलिए आंतरिक ऊर्जा में वो कम कन्वर्ट होती है, कम बदल पाती है, इसलिए भी भोजन लेने में थोड़ा सा देखना है। लेकिन अब डॉक्टर साहब बात मूल ये आती है कि बरसात के मौसम में सुपाच्य भोजन करना, अभी आपने बात कही कि सुपाच्य भोजन करना चाहिए। अब बरसात के मौसम में सुपाच्य भोजन क्यों आए, दूसरी सुपाच्य भोजन वो कौन कौन से होंगे, फिर हम वो देखें, क्योंकि अभी तो बहुत सारे भोजन तो बहुत सारे मिलने लगे हैं। ये बातें आयुर्वेद में हम आज से 40 साल 50 साल पहले जरूर बात करते थे, तो सीमित संसाधन हुआ करता था। अब तो सब किराना दुकान खुला है, नौकरी खुली हुई है, आप जाइए आपको सब उपलब्ध है। तो सुपाच्य भोजन क्या होंगे? जी देखिए, सुपाच्य भोजन ये है जिस भोजन को ग्रहण करने के बाद आप अपने दैनिक कार्य करने में कहीं कोई आलस्य ना महसूस करें, आपको समय काल में पचन को प्राप्त हो जाए और एक उत्साह की प्राप्ति आपको हो, ये हमारे लिए सुपाच्य भोजन है। अर्थात आयुर्वेद कहता है कि जो हमारे को उत्साह दे, मल मूत्र इत्यादि को सम्यक रूप में प्रवृत्त कराए और हमारे दैनिक, व्यवसायिक और सामाजिक कार्य करने के लिए हमारे को निरंतर एक प्राण या ऊर्जा प्रदान करे, वो हमारे लिए सुपाच्य भोजन है। सामान्य शब्दों में इसको ऐसे समझ सकते हैं, और अगर इसको थोड़ा विस्तृत करेंगे, ये सुपाच्य भोजन जो ऐसा है कि एक सामान्य सिद्धांत है, जो भोजन लेने के बाद 4 घंटे में आसानी से पचन को प्राप्त हो जाए और हमारे को उस पचन से शरीर में हल्कापन आ जाए, ये हमारे लघु सुपाच्य भोजन। जी डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा मैं बरसात के महीने में जो भोजन ली गई है, क्या क्या भोजन है जो आयुर्वेद मना करता है कि बरसात में नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल मना ही है। जी, मैं इसमें विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा सभी श्रोताओं का, क्योंकि यहाँ ये चर्चा ऐसी है जो आपके घरों तक जाए या आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, ये हमारे चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। तो आयुर्वेद कहता है कि वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा जो हमको ध्यान देना चाहिए वो हमारे जल का देना चाहिए, क्योंकि वातावरण में क्लेद की बहुलता रहती है और जल उस समय विकृत अवस्था में रहता है। तो जल जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार है, उसका शोधन या उसका सही स्थिति में होना बहुत जरूरी है। तो आयुर्वेद कहता है कि वर्षा ऋतु में अगर हम शुद्ध या सफाई के साथ
महेंद्र जल अर्थात जो वर्षा का जल है वो सबसे शुद्ध जल माना जाता है, उसको आयुर्वेद में महेंद्र जल कहा गया। अगर हम सही पात्र में उसको इकट्ठा कर पाए तो महेंद्र जल इस ऋतु में लेना सबसे ज्यादा हितकर होता है। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति में महेंद्र जल हम नहीं ले सकते तो हमें तप्त शीत जल लेना चाहिए, अर्थात उबाल के समान रूप से नॉर्मल तापमान पे आया हुआ जो हमारा जल है वो हमारे लिए तप्त शीत जल कहलाता है। तो अगर हम इस तरीके के जल का व्यवहार अपने जीवन में करते हैं तो हमारे जो जल के माध्यम से जो हमारे पोषण का परिवहन होता है, जिसको आयुर्वेद में क्लेद कहा गया है, क्लेद के अंदर ही हमारे शरीर का पोषण आगे बढ़ता है। तो परिवहन पोषण का जब हर जगह अच्छे ढंग से होगा तभी हम अपने सारे कार्य अपने सभी अंगों के माध्यम से कर पाएंगे। तो यहाँ जल की बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है वर्षा ऋतु। जी डॉक्टर साहब, मैं जल महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पूरे एक साल के अवधि में जब कोविड जैसी बीमारी हमारे यहाँ फैली हुई थी, इसमें गुनगुना पानी का प्रचलन काफी बढ़ा। और एक हमारे बड़े संत हैं आयुर्वेद के और योग के, कहा जाए कि मॉडर्न युग के प्रणेता कहूंगा उनको मैं, वो लगातार गुनगुना पानी की बात करते हैं। अभी आपने उबाल करके फिर ठंडा करके पानी, तब पानी की बात कही। अब सर मुझे ये बताइए कि कौन सा चीज लेना चाहिए? अब यहाँ पे एक दुविधा मेरे लिए दुविधा हो जाती है, गुनगुना पानी लूं कि उसको गर्म करके उबाल करके ठंडा करूं, नॉर्मल पानी लूं, या उसको भी फिर से जब पीना हो तो गुनगुना करके पीऊं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे मैं तप्त शीत का मतलब ये कहना चाहूंगा कि वो कोष्ण जल हो, मतलब पीने योग्य रहे, गुनगुना रहे, बिल्कुल वो ठंडा हो जाए ये कहने का मतलब नहीं। क्योंकि जब हम जल को उबालते हैं तब वो एक तापमान उसका बहुत ज्यादा होता है, वो पीने योग्य नहीं रहता है। तो जब वो कोष्ण स्थिति में आ जाए, जिसको कि हम हल्का गुनगुना जल कहते हैं, उस स्थिति में ही हमको जल लेना चाहिए। आयुर्वेद इस बात को बहुत जोर देता है, इसको उष्णोदक नाम दिया गया है आयुर्वेद में, या पक्वोदक नाम दिया गया है, और इससे भी बृहत इसको आरोग्य अम्बु नाम दिया गया है। आरोग्य अम्बु, ऐसा अम्बु, ऐसा जल जो कि हमारे शरीर में आरोग्य की प्राप्ति कराए। तो इस तरीके से जल को बनाने की अलग अलग कई विधियां दी गई हैं, जिसमें हम जल को चौथाई होने तक उबालते हैं, जल को आधा होने तक उबालते हैं। ये सारी स्थितियों में हम जल को अलग अलग कार्यों में उपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कोष्ण जल है, अर्थात पका के नॉर्मल एक टेम्परेचर जिसमें कि हल्का गुनगुनापन बना रहे, ऐसा जल का लेना ही हमारे मार्ग, जो स्रोतस हैं, जिनको हम खाली स्थान या जो पोषण के मार्ग कहते हैं, उन रास्तों में जो अवरोध आता है, जिसको आयुर्वेद स्रोतोरोध कहता है, उसको दूर करते हैं और हमारे धातुओं की पोषण प्रणाली को पुनः स्थापित करते हैं, जिससे कि हम निरंतर अबाध गति से अपने लिए जो ऊर्जा चाहिए, जिस समय जितनी चाहिए वो ऊर्जा हम प्राप्त करते रहें और अपने सारे जो जीवन यापन या जो बाह्य जगत के कार्य हैं उनको हम सम्यक रूप से संपादित कर सकें। तो ये मूल रूप से उष्ण जल का जो है लाभ है। जी सब बड़ी अच्छी बात कही कि सबसे पहला बीमारी जो देखी जाती है हमारे यहाँ पे जो पेट से संबंधित हो, इसकी पूर्व में हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी ने भी कही थी कि गरम समोसा खाने में उतनी दिक्कत नहीं होती है यदि आप नॉर्मल पानी, अपने घर का पानी पी लेते हैं, बाहर का पानी मत पीजिए, क्योंकि बाहर का पानी पीने से ही अक्सर बीमारी हो रही है। खान पान में पानी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और आपने आज एक बरसात के मौसम में पानी किस तरह से लिया जाए उस पर भी आपने प्रकाश डाला। मैं तब तक और भी लोगों से चर्चा करूं, कुछ प्रश्न किसी के हैं तो अभी तक के विषय में ले, इसके बाद मैं विषय में आगे बढ़ना चाहूंगा। जी हाँ, बोले जावेद जी। ये जैसे कि अभी बरसात में अब मुस्लिम लोगों में थोड़ा सा मांसाहार वाला जो भोजन रहता है वो काफी ज्यादा ये लोग मतलब उपयोग करते हैं, ऐसा है, समस्या बहुत ज्यादा है इस चीज की। हाँ, हालांकि हम लोग तो मतलब काफी बहुत नॉमिनली हैं, तो इससे मतलब ना क्या ज्यादा मोस्टली क्या ज्यादा दिक्कत आ जाती है जी, बरसात के समय में, बरसात के मौसम में मांसाहार को मांसाहार भोजन। वैसे तो मांसाहार को आयुर्वेद मना करता है, फिर भी बरसात का मौसम है, मांसाहार चलता है कई जगहों पे। तो डॉक्टर साहब एक अच्छा प्रश्न है, हमारे हेमदम भाई साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही है कि मांसाहार और बरसात एक नया है। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़ा वर्ग है जो मांसाहार और सर्वाहार का सेवन करता है। ऐसी स्थिति में मांसाहार को आयुर्वेद ने मना नहीं किया है। आयुर्वेद ये कहता है कि अपने अग्नि की एक आप जो है आपकी अग्नि की स्थिति का आकलन करके आप आहार का सेवन करें।
क्योंकि वर्षा ऋतु में प्राकृतिक रूप से, चूंकि एक बहुत बड़े क्षेत्र का एक जो अग्नि की स्थिति रहती है वो मंद रहती है, वो कमजोर रहती है। ऐसी स्थिति में मांसाहार गुरु और स्निग्ध होता है, अर्थात पचने में भारी और चिकनाई वाला आहार होता है। तो मांसाहार को पचाने के लिए हमारी अग्नि प्राकृतिक स्थिति में होनी चाहिए। अगर वो मंद स्थिति में है तो वो गुरु और स्निग्ध आहार को नहीं पचा पाएगी और वो हमारे लिए मल कारक या हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने का कारण बन जाता है। इसलिए आयुर्वेद में भोजन को बनाने की बहुत सारी कल्पनाएं बताई गई, जिनको हम आयुर्वेद में संस्कार कहते हैं या गुणांतर्धान कहते हैं। तो आयुर्वेद में मांसाहार की एक कृतान्न वर्ग की कल्पना बताई गई है, जिसमें मांसाहार को यूज कल्पना के रूप में लेने का विधान है, अर्थात उसी मांस को अस्थि रहित करके और शून्य करके, अर्थात उबाल के और कुछ मसालों के साथ संस्कारित करके, जिसको हम बॉइलिंग कहते हैं, या मतलब इस तरीके से संस्कार करें जिससे उसके अंदर की गुरुता खत्म हो जाए। अगर वो गुरुता खत्म कर दी जाए तब वो लघु सुपाच्य आहार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और उसमें भी जो कुछ मांस ऐसे हैं जो वास्तव में लघु होते हैं, जैसे कि जो वन्य प्राणी है, अर्थात जो जिनको हम लोग देसी कहते हैं या यूं कहते हैं कि जो कहीं बंधे नहीं हैं, चलते फिरते हैं, जिनके अंदर चर गुण है, उनका मांस लघु होता है। तो ऐसी स्थिति में वर्षा ऋतु में विशेष तौर पर ऐसे वन्य जो जीव हैं जिनको कि आप ले सकते हैं, वो भोजन के रूप में ग्रहण करें और कोशिश करें कि उनकी मात्रा कम रखी जाए और उनको लघु सुपाच्य संस्कारित करके कृतान्न कल्पना से यूज के रूप में बना लिया जाए। अर्थात उनको डीप फ्राई या इस तरीके से जो हम लोग बहुत ज्यादा चिकनाई के साथ प्रयोग करते हैं, वो उनको फिर से पचने में भारी बना देगा और हमारे लिए वो रोग कारक हो जाए। मेरा कहना यह है कि बरसात में अपने को मेरे को जो जानकारी है, शायद बरसात में अपने को मांसाहार से बचना चाहिए। जी बिल्कुल, आयुर्वेद कहता है कि साधारण क्रिया करनी चाहिए। ऐसे भोजन जो लघु है उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। लेकिन चूंकि आपका प्रश्न ये था कि हम लेना चाहते हैं तो क्या स्थितियां बन सकती है, तो स्थितियों के बारे में ये रही। और वैसे तो हमें, अगर देखिए, हर मांसाहार का जो वर्ग होता है वो गुरु और स्निग्ध होता है, इसलिए वर्षा ऋतु में तो विशेष तौर पर मांस को ना लेना ही बेहतर है। श्रेष्ठ बुद्धि यही है कि हम उसका ना ग्रहण करें, और सर्वदा ना ग्रहण करें, वो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। डॉक्टर, मेरा एक प्रश्न है डॉक्टर साहब। जी जो दूध और दूध से बने हुए पदार्थ हैं, जैसे दूध है, दही है, मठा है, घी है, इसमें किसका सेवन करना चाहिए और किसका निषिद्ध है बरसात के मौसम में? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी समाज के बहुत बड़े वर्ग में दूध का जो है व्यवहार है। सबसे पहले तो दूध के बारे में बात करना चाहूंगा कि दूध में गोदुग्ध जो है वो सबसे श्रेष्ठ पेय माना जाता है। तो गोदुग्ध की स्थितियों में जो कि हम बहुत सारी चीजें गोदुग्ध या दूध से बनी हुई चीजें प्रयोग करते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो गुरु और स्निग्ध अर्थात पचने में भारी हैं और हमारे लिए जो वर्षा ऋतु है उसमें हमारे लिए अच्छी नहीं है। जैसे दही का प्रयोग, पनीर का प्रयोग, ये विशेष तौर पर, या यूं कहिए कि जो खोए के आइटम हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं, इनका विशेष तौर पर वर्षा ऋतु में प्रयोग नहीं करना चाहिए। लघु स्थिति में दूध को अगर हम संस्कारित करके, सूंठ इत्यादि से संस्कारित करके लेते हैं तो वो लघु सुपाच्य स्थिति में पहुंच जाता है, तो हम दूध का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं संस्कारित रूप में, वो स्निग्ध होता है, वायु के जो है गुणों के विपरीत काम करता है, तो घृत का हम प्रयोग कर सकते हैं। तक्र का प्रयोग, छाछ का प्रयोग हम कर सकते हैं, उसके अंदर भी उष्ण गुण होता है, मार्ग शोधन का गुण होता है। तो इस तरीके से दूध की कुछ स्थितियों को हम यहाँ से दुबे जी कुछ संस्कृत के शब्दों का हिंदी पर्यायवाची भी आपको बताना पड़ेगा। घृत यानी जी, जैसे मैंने कहा आपसे, तक्र कहने का मतलब जो सामान्य भाषा में जिसको हम मट्ठा कहते हैं, उस मट्ठे को हम यहाँ प्रयोग में ले सकते हैं। घी का प्रयोग हम कर सकते हैं, जिसको संस्कृत में घृत कहते हैं। और दूध जो है, जिसको दुग्ध कहा जाता है, ये सामान्य बोलचाल की भाषा में जो चीजें हैं, इसको हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग ले सकते हैं। फिर भी एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हमें अपनी जो कार्यकारी स्थिति है, अर्थात हम क्या कार्य करते हैं, उसके हिसाब से हमारा आहार होना चाहिए। अर्थात हम भूपेंद्र जी कुछ प्रश्न कर रहे थे। भूपेंद्र सुत्रो जी बोलना चाह रहे थे, बोलेंगे? जी नहीं सर, मैं नहीं नहीं ना, भूपेंद्र जी हाँ भूपेंद्र, ये आवाज आप सर कट क्या रखते, इसलिए मैं थोड़ा स्पीकर ऑन किया था। अच्छा ठीक है, चलिए। सर साफ आवाज नहीं आ रहा था। जी हाँ, वो उधर नेटवर्क का इशू होगा। जी नरेंद्र जी, हाँ जी सर
सर आज अभी क्या हो रहा है कि मौसम परिवर्तन से क्लिनिक्स में आज 50 मरीज फीवर के आ गए। अब वो कोरोना भी नहीं है, फ्लू बोल रहे हैं, तो फीवर ठीक तो हो रहा है। कुछ लोग हमको बता रहे हैं कि हम लौंग खाते हैं। हम लोग भी सर कभी कभी लौंग सुबह शाम रख रहे थे, लौंग का कुछ उपयोग हो सकता है वायरल इन्फेक्शन? जी सर, लौंग का यदि उपयोग किया जाए सुबह शाम क्लिनिक में, जैसे हम लोग बैठ के चबा लेते हैं, हमें ऐसा अनुभव तो नहीं हुआ, हमें ऐसा लगता है कि लौंग मुंह में रहने से शायद कोई इन्फेक्शन रुक जाए। वैज्ञानिक रूप से लौंग का प्रयोग फायदेमंद है क्या? जी बहुत अच्छा प्रश्न है सर। देखिए, किसी बीमारी के लिए, कोई भी बीमारी जब हमारे शरीर में आती है या आने से पहले दो तरीके के उपाय किए जाते हैं। एक तो उसका प्रवेश ना होने पाए, इसके लिए उपाय किया जाता है, और दूसरा जब उसका प्रवेश हो जाए तो उसके फिर निवृत्ति के लिए उपाय किया जा सकता है। तो लौंग जो जहां तक चिकित्सीय उपयोग में है कि अगर हम प्रिवेंशन के लिए उपयोग में ले रहे हैं तो मुख शुद्धिकर भी है और हमारे लिए ये प्रभावी हो सकती है। लेकिन जब व्याधि हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाती है तब उसको फिर मूल स्थितियों में आहार औषध के साथ साथ हमें कुछ और भी जो औषधीय द्रव्य के प्रयोग हैं उनको भी लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में प्रिवेंशन के लिए, मुख शुद्धि के लिए, ऐसी चीजों के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हमारा एक प्राइमरी हो रहा है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि जो हमारा जीवाणु है या जो हमारे बाह्य वातावरण के मल है वो कितने बलवान है। अगर वो हमारे प्रारंभिक क्षमता से ज्यादा बलवान हुए तो निश्चित तौर पर वो इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे और हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाएंगे। तो इसलिए एक शुरुआती दौर के लिए तो ये उपयोगी साबित हो सकता है और इसको देने में कोई परेशानी नहीं है। दुबे सर, हम लोग ना कोरोना काल में फिटकरी, गर्म पानी में फिटकरी को ऐसे करके गरारे करते रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से मैं नहीं जानता पर हमें फायदा लगता रहा है। और तांबे का पानी सुबह पीते रहे। अमेरिका में भी तांबे के लाइन के मास्क अभी चालू किए हैं। इन दोनों में भी थोड़ा प्रकाश डाल देंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद सर। जी बहुत बढ़िया सर। देखिए यहाँ पे सर एक बात और, जब भाई साहब ने तांबे की बात कर दी तो सर तांबे को धोना बड़ा मुश्किल होता है और बरसात के समय में तांबे को धोना और कठिकर है। तो क्या तांबे का पानी बरसात में भी उपयुक्त होगा? और है तो तांबे की बर्तन की सफाई भी कैसी की जाए, जरा इसके बारे में भी जानकारी देना पड़ेगा डॉक्टर साहब। जी सर, बिल्कुल, प्रश्न बहुत अच्छा है। दो स्थितियां बार बार मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये आयुर्वेद के चिकित्सकों से बहुत बार ये प्रश्न किए जाते हैं। मैं यहाँ पे फिर कहना चाहूंगा कि एक स्थिति आती है जिसमें कि सामान्यकरण का सिद्धांत, मतलब चिकित्सा में सामान्यकरण का सिद्धांत आयुर्वेद का नहीं है। आयुर्वेद ये कहता है कि चिकित्सा पुरुषम पुरुषम विच के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। एक व्यक्ति का बल, एक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, एक व्यक्ति की प्रकृति दूसरे से भिन्न है, ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में यूनिवर्सली कोई भी कॉन्सेप्ट लागू करने से पहले आयुर्वेद कहता है कि हमको उसका विचार कर लेना चाहिए। फिर भी चूंकि हम दिनचर्या और ऋतुचर्या में कुछ चीजों को अपनाते हैं तो निरंतर स्वास्थ्य में संवर्धन देखा जाता है। जैसे कि आपने अभी फिटकरी की बात की, फिटकरी को आयुर्वेद में बिल्कुल निश्चित तौर पर हम लोग गंडूस और कवल धारण, दो विधियां होती हैं जिसमें कि फिटकरी को शोधित करके अर्थात तवे पे उसको जब हम पकाते हैं तो उसका जो वाटर कंटेंट है वो निकल जाता है और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाती है, और फिर उसको जल के साथ हम एक वो बना के मुंह में रखते हैं, और जब वो मुंह में चलाने लायक स्थिति रहे तो उसको हम कवल कहते हैं, और जब मुंह पूरा भर जाए तो इसको गंडूस कहते हैं। ये दो क्रियाएं आयुर्वेद में की जाती हैं। ये कंठ और गले के रोगों को, या यूं कहिए कि वहां की स्थितियों को बल देने वाले होते हैं। तो फिटकरी का इस तरीके से शुद्ध स्फटिका के रूप में आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये प्रयोग चिकित्सीय देखरेख में और व्यक्ति की स्थिति के अनुसार किया जाना उचित होगा। इसलिए यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा कि ये सामान्य दिनचर्या में लोग पालन कर सकते हैं, लेकिन रोगी स्थिति में वो इसको चिकित्सक की देखरेख में करें तो बेहतर है। एक दूसरी बात जी डॉक्टर जी, दूसरी बात आपने ताम्र की बात की। ताम्र बिल्कुल बहुत ही अच्छा धातु है और हमारे आयुर्वेद में औषधि के रूप में भी ताम्र का प्रयोग विशेष तौर पर किया जाता है। तो यहाँ पे ताम्र के बारे में बताने के लिए हमारे साथ एक और आयुर्वेद चिकित्सक जुड़े हुए हैं जो हमारे यहाँ रसशास्त्र और भेषज कल्पना विभाग के विशेषज्ञ हैं। शायद वो यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर CS ऑन्टेन सर यहाँ मौजूद हों। तो सर मैं चाहूंगा कि आप इसमें अपना विचार रखें। तो आप इसी विधा के विशेषज्ञ हैं, शायद आपके माध्यम से समाज को ज्यादा अच्छी दिशा मिलेगी। और नमस्कार आप सभी लोगों को, और मुझे खासकर यहाँ आमंत्रित करने के लिए सर। जैसा कि आपने कहा कि ताम्र का हमारे आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं,
और प्रायः देखा जाता है कि हमारे जो समाज में या हमारे भारतीय संस्कृति जैसे बात करते हैं, पुरातन काल से ही उसको एक तरीके से जल के शुद्धिकरण के लिए भी इस्तेमाल करते रहे। क्योंकि आप देखे होंगे कि आज से कुछ 100 वर्ष पहले जितनी भी नदियां होती थी वहां पर क्वाइंस जो होते हैं रुपयों की, वो डालने की प्रथा थी। तब उनको मालूम था कि ये जो क्वाइंस होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं, ताम्र के, और ये जल शुद्धिकरण के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो अगर कोई नदियों से गुजरते थे तो हमको पता होता था कि एक क्वाइन डालने से तो पूरी नदी की पानी स्वच्छ नहीं होगी, लेकिन हर एक कोई एक क्वाइन उसमें डालेगा तो उस नदी का जल पूर्णतः स्वच्छ रहेगी और सबके लिए उपयोगी रहेंगी। तो ये हम लोग जानते हुए आज भी जो है, भले वो क्वाइन आज के समय में सिल्वर की बनी है, सिल्वर मीन्स आपके लोह तत्व, तब भी हम डालते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ताम्र के पात्र में जल रखते हैं तो एक प्रकार से वह स्वयं में वो शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसमें जीवाणुनाशक शक्ति होती है। ऐसा ताम्र का जो है गुण के बारे में हमारे आयुर्वेद में वर्णन है। दूसरी बात सर कि शोधन मीन्स उसका क्लीनिंग कैसे किया जाए। तो पहले आप देखे होंगे हमारे घरों में जब भी ब्रास या फिर पीतल के जो पात्र होते थे उसको राख, है ना, राख से सफाई करने की प्रथा थी। आज तो विम बार और निरमा और लिक्विड बहुत सारी चीजें आ गई, क्योंकि आज हम स्टील के जो है पात्र का उपयोग जो है ज्यादातर करते हैं। यदि आप किसी भी कॉपर के या तांबे के पात्र को राख मीन या पीताम्बरी, जो आजकल रेडी टू यूज के लिए आपके बीच मतलब शॉप में उपस्थित मिल जाएगा पीताम्बरी, तो उससे भी आप उसको क्लीनिंग कर सकते हैं, बशर्ते कि आप जो है ऐसी चीजें जो तांबे के पात्र को जो है रच दे, तो उसके क्लीनिंग में उपयोगी नहीं है। जैसे अम्ल रसयुक्त जितने द्रव्य हैं उनका उससे जो है संपर्क ना कराएं तो क्लीनिंग आसानी होगी। क्योंकि अगर अम्ल द्रव्य का उसके संसर्ग होगा, उसके संपर्क में आते हैं तो उसमें कालिमा, है ना, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाते हैं, जो कि आसानी से पीताम्बरी से भी नहीं निकलता है और ना तो राख को घिसने या रगड़ने से। तो इन सब चीजों को ध्यान रखें सर कि ऐसे बर्तन जो कॉपर के बने हों उनमें अम्ल रस का जो है संपर्क ना हो। और उसको क्लीनिंग करने के लिए हम आज के जो बने हैं, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ विम बार, लिक्विड जितने भी चीजें हैं, या फिर निरमा, ये भी अम्ल रस लिए हुए रहते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल जो है उस पात्र को धोने या साफ करने के लिए इस्तेमाल ना करें तो वो साफ ज्यादा समय तक रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर मरकाम जी, बहुत अच्छी बातें आपने और एक प्रकाश डाली है। क्योंकि ताम्र के बर्तन में जल ग्रहण करने की प्रथा हमारे यहाँ चालू हो चुकी है। बहुत से लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं अब वो ताम्र के बर्तन का उपयोग करते हैं, लेकिन ताम्र के बर्तन का शोधन या उसकी सफाई कैसे की जाए इसके ज्ञान से थोड़ा सा शायद वंचित थे। आज इस मंच के माध्यम से उन्हें बिल्कुल जानकारी मिली होगी और इसके लिए मंच आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। और आने वाले समय में हम आपसे, चलिए हम आप दुबे जी के साथ आपका भी परिचय। डॉक्टर मरकाम जी, आप हैं कहाँ से, मतलब आपका जिला या बिलासपुर से ही है? परिचय पूरा हुआ नहीं आपका। जी सर, मैं मरवा से हूँ और डॉक्टर गंभीर सर के काफी नियरेस्ट प्लेस का मैं हूँ बंदा। और सर वैसे मुझे जानते हैं, अभी उनसे डायरेक्टली बात नहीं हो पा रही है, बट वो हमको अच्छे से जानते हैं। मेरा मामा गांव है डॉक्टर गंभीर। तो सर बता दीजिए ना, गांव भी तो परिचय हो जाए मामा भाजा का भी। यही बैठे हैं गंभीर सर मेरे हरियाणा के पास है सर ये मरवाही, और अभी जीपीएम जो गौरेला पिंडरा मरवाही डिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। और वर्तमान में मैं डॉक्टर विवेक दुबे सर के साथ ही काम कर रहा हूँ सर। और मैं, क्षमा करें, मैं अपनी पत्नी डॉक्टर निधि मरकाम के आईडी से लॉगिन किया हूँ सर। जी 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 सर, क्षमा निधि जी से मांगना है हमें, क्यों मैं भी कंफ्यूज था, क्योंकि पहली बार मैं निधि नाम मतलब मैं सुना था, ये मतलब पुरुष का नाम भी निधि होता है क्या? मैं बड़ा कंफ्यूज था अभी। चले, डॉक्टर गंभीर सिंह जी हैं यहाँ पे। डॉक्टर गंभीर सिंह जी, थोड़ा सा चर्चा हो जाए। भाषा आपके मौजूद है, परिचय कर दिए हैं, फिर आगे चले। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी इन्होंने दिया
हाँ, निश्चित रूप से मैं सुन रहा था अभी, मतलब और एक ऐसी जो बात है जो हम सब लोगों को जानना चाहिए, खासकर जो जितने भी जो हम बर्तन यूज करते हैं, जैसे मेरे घर में भी यूजली कांसे के जो बर्तन हैं वो बहुतायत से उपयोग में लाते हैं, खासकर मैं व्यक्तिगत तौर पे तो इस्तेमाल करते हूँ, लेकिन उसका जैसे अभी बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने कि उसका जो शोधन है वो शायद नहीं आता। गांव में तो निश्चित रूप से, गांव में तो जैसे परंपरागत तरीके से जो एस होता है, राख जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे वो करते हैं। अब मेरे ख्याल से डॉक्टर विवेक और डॉक्टर मरकाम बताएंगे कि भाई वो उसको राख से जब उसका शोधन करते हैं तो वो कैसा क्या रहता है, लेकिन चूंकि राख को हमेशा हम लोगों ने शुद्ध ही माना है और वो लकड़ी का एक वो रहता है, एस रहता है। और तो अच्छा लगा। ये हमारे रिश्तेदार भी हैं और वहाँ से बिलोंग करते हैं। इस मंच में उनका स्वागत है और अच्छी बात है, इनको हम लोगों ने सुना और बढ़िया काम कर रहे हैं डॉक्टर विवेक के साथ में मिलके। निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा और हमारे खासकर गौरेला पेंड्रा मरवाही के लोग जो सुन रहे हैं उनको भी एक विकल्प के रूप में आयुर्वेदिक का मतलब जो भी विधा है उनके पास में उसकी जानकारी वहां पर होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जी धन्यवाद सब। और मरकाम जी, आप मुझे अपना नंबर भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप में, ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ सकें और आने वाले समय में आपको हम मंच पे आमंत्रित करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद की रसायन की विधा भी बहुत बड़ी विधा है और आने वाले समय पे उसको भी विस्तृत से जानने की मेरी जिज्ञासाएं रहेंगी। मेरे पास प्रश्न बहुत सारे होंगे, तो हम जरूर आपसे इस विधा को भी इस मंच पे समझेंगे और जितने भी लोग हमारे श्रोता हैं, 5 से 6 हजार लोग लगभग इस प्रोग्राम को सुन लेते हैं, उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग आ गए हैं तो मैं मानता हूं कि ये चौपाल अभी और आगे तक बढ़ेगा, इस परिवार में और भी नए सदस्य शामिल होंगे, ऐसी हमें रहेगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर दिग्विजय शर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, क्या? मैं पहली बार भाग लिया हूँ साहब, तो एक छोटा सा प्रश्न है, यद्यपि वो छोटा है प्रश्न परंतु कारगर होगा ऐसा मुझे लगता है। जी 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 शर्मा जी। क्योंकि मौसम बरसात का है और हमारे यहाँ संस्कृति रही है कि कभी किसी के यहाँ अतिथि बन करके गए तो प्रथम जलपान की व्यवस्था की जाती है, चाहे वो गरीब हो या उच्च बड़े हो। सुनाई दे रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कहीं ट्रे में जल लेकर के आ जाए और उस स्थिति में मैं अपने बोतल का पानी निकालूं या मैं अपने टिफिन का पानी निकालूं उसको पीऊं, तो थोड़ा असभ्यता प्रतीक होता है। और उन्हें ये भी ज्ञात नहीं है कि मैं गर्म पानी पीता हूं या, तो उस स्थिति में दिशा निर्देश क्या है कि हम वहाँ उस जल को कैसे पिए, उसके बाद क्या है, थोड़ा दिशा निर्देश करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा सर। जी प्राय ऐसा फंसना हो जाता है कहीं आओ जाओ तो। नहीं, सबके साथ, हमारे साथ भी होने लगा है ये, क्योंकि हम लोग भी अक्सर गुनगुना पानी पीते हैं और अपना पानी लेके जाते हैं और सामने वाला जब पानी लाता है तो हमें भी बड़ा पता लगता है। जी सर, उसमें पूरा उसका आदर छुपा रहता है और वो पता नहीं बड़ा उसके साथ जल लाता है कि भाई ये कुछ हमारे घर से जल तो पियेंगे ऐसा करके, तो भी कहते हैं कि आपकी इस बात से भी है कि जल को, हमारे यहाँ इस पानी को, इसको अपना क्या बोला जाए, सम्मान ही माना जाता है कि सामने वाला पानी दे करके हमें सम्मानित करता है और अपने आप को भी। तो डॉक्टर विवेक दुबे जी, तो विवेक साहब से मैं ये जानना, प्रश्न बिल्कुल छोटा जरूर है लेकिन है बड़ा गंभीर। इसी पे जयकिशन जी भी कुछ ऐड कर रहे हैं। हाँ जयकिशन जी। सर, ये शर्मा जी ने जल की बात की, मैं पूरे खाने की बात कर लेता हूँ। सर, आजकल हम लोग किसी भी फंक्शन में जाते हैं, शादी में जाएं या छठी या किसी भी फंक्शन में जाएं, तो बुफे सिस्टम का सिस्टम चालू हो गया सर। प्लास्टिक के पेटे, प्लास्टिक के चम्मच और डिस्पोजल में पानी, इवन कहीं भी वहां पे धातु के बर्तन तो मिलते नहीं, पूरा प्लास्टिक और प्लास्टिक के ही रहते हैं। मैं तो अवॉइड ही करता हूँ, मैं घर से ही खा के जाता हूँ, मैं पानी भी नहीं पीता। तो इस सब वैसी स्थिति में भी हमको क्या करनी चाहिए? क्योंकि सर मैं नोटिस किया हूँ कि जब भी मैं प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाता हूँ मेरा पेट दर्द चालू होता है और मेरे को बिल्कुल अपच होता है और मैं खड़े होके या प्लास्टिक के पात्र में खाना खा ही नहीं पाता हूँ। मैं ये मेंटली है या वाकई में प्लास्टिक के बर्तन में या प्लास्टिक के डिस्पोजल में लगातार सेवन करने से कुछ जीआई ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ियां हो सकती है? जी, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तम है जी। डॉक्टर दुबे जी। जी, पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे साथ
डॉक्टर CS ओंटेन सर हैं, वो निधि मैडम भी उनके मतलब वाइफ भी हम लोग के साथ में ही हैं, डॉक्टर निधि मरकाम मैडम, तो उनके आईडी से जुड़े हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा सर, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से इस विषय को बताया और बहुत ही उम्दा प्रश्न के लिए जय किशन जी और दिग्विजय जी को भी धन्यवाद कहूंगा कि ये पहला तो जो प्रश्न आया जय किशन जी के साथ आया कि किस तरीके से हम, चूंकि हम लोग उष्ण जल या उष्ण जल पान कर रहे हैं और अगर हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं तो एक चिकित्सक के रूप में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चौपाल का यही सार्थकता होगी कि हम अपनी इस वृत्ति को समाज में ज्यादा से ज्यादा वाहिद कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, तो हमारी चौपाल की चर्चा सार्थक साबित होगी। तो ये चूंकि भारतीयता का विज्ञान रहा है जो आज कुछ घरों में या कुछ समाज में कुछ लोगों में सीमित हो गया है, उसको ज्यादा से ज्यादा के लोगों तक के बीच में पहुंचाना है। ये उष्ण जल क्यों पीना है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, अगर इस संबंध में आ गया तो सभी लोग उष्ण जल का पान करने लगेंगे। और जब समष्टि में कोई चीज व्याप्त हो जाती है तब आपको कहीं असहजता नहीं महसूस होती। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप इस विज्ञान को और लोगों तक पहुंचाएं जिससे आपकी असहजता दूर हो जाए और आपको हर जगह उष्ण जल ही प्राप्त हो। ये एक स्थिति ज्यादातर अगर हम निर्मित कर पाए तो शायद ये समाज के लिए बहुत बड़ा एक हमारा योगदान होगा और बहुत बड़ी बीमारियों को भी हम रोक सकते हैं प्रारंभिक स्थिति में। और जो कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पास प्रेम से कोई चीज ले आया है तो उसके लिए हमें एक शिष्टाचार के तरीके से हम उसका एक वो भी कर सकते हैं कि हम सहज तरीके से वो मना भी करें और किसी को उसमें कोई भी ऐसी व्यथा भी ना हो, किसी तरीके की पीड़ा भी ना पहुंचे। वो एक भारतीय संस्कृति में शुरू से ही रहा है, तो वो शिष्टाचार तो हम करते ही हैं। नहीं लेने की किस तरीके से हमें इसका वो करना है, प्रतिकार करना है। दूसरी बात जो दिग्विजय जी ने पूछी वो मैं विशेष तौर पर यहाँ पे रखना चाहूंगा। भारत में भोजन को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। यूं कहिए कि भारतीय संस्कृति में हम लोग भोजन को यज्ञ के तरीके से ग्रहण करते हैं। यज्ञ कहने का मतलब जिस तरीके से हवन करते समय, यज्ञ करते समय आप सारी चीजें इकट्ठा करते हैं और अपने शारीरिक मानसिक भावों के साथ उसमें जुड़ते हैं और फिर आप हवन करने बैठते हैं, उसी तरीके से इस शरीर में भी आप भोजन को हवन के रूप में डालते हैं। और जब आप हवन के रूप में डालते हैं तो हमारी जो बैठने की स्थिति है जिसको हम सुखासन की स्थिति कहते हैं, उस स्थिति में जब हम बैठ के पंगत में खाते हैं तो जब हम अपनी सारी इंद्रियों को समेट लेते हैं तो हमारा मन जो है वहां पे केंद्रित हो जाता है भोजन के ऊपर। और मन जो है हमारी एकादश इंद्रियों में सबसे आगे होता है, वो हमारी 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त कराता है। और जब हम आत्मस्थ होके एक पालथी मार के बैठते हैं तो उस समय हमारा मन नियंत्रित स्थिति में आ जाता है और सारी इंद्रियां सिर्फ और सिर्फ भोजन पे केंद्रित हो जाती हैं। इससे जो हमको भोजन से मिलने वाले प्राण रूपी ऊर्जा है वो महत्तम स्थिति में प्राप्त होती है। ये गहराई से हमारे भारतीयों ने बहुत गहराई से इसको समझा था, इसलिए भोजन को हमेशा एक विशिष्ट योजना के साथ या विशिष्ट स्वच्छता के साथ या विशिष्ट वातावरण में या विशिष्ट पात्र में लेने का विधान था। पात्र विशेष की भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वर्णन आयुर्वेद में आता है कि किस चीज को किस पात्र में लेना चाहिए और कैसे स्थिति में लेना चाहिए और कब जो है हमको जो हमारी एक थाली होती है उसको ग्रहण करने के लिए हमारी शारीरिक और मानसिक स्थितियां कैसी होनी चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि तन्मना भुज्येत, मतलब एकांत में आपने एक शुद्ध वातावरण में और मन लगा के भोजन करना चाहिए। मन लगाने का मतलब ही यही होता है कि जब हमारी सारी इंद्रियां एक ही विषय पे केंद्रित हो जाए, हम भोजन पे कोई बातचीत ना करें, हम भोजन पे कोई हंसी ना करें, हम भोजन को तेज गति से ना लें, हम भोजन में पूरी तरीके से श्रद्धा बना के उसको ग्रहण करेंगे, तब उस भोजन के 5 भौतिक तत्व से मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर के 5 भौतिक तत्व से मिल जाएगी और हमारे शरीर में होने वाले जो प्राण उदक अन्न है उनका पोषण करेगी। ये भारत के भोजन के ग्रहण का विज्ञान है जो कि अब धीरे धीरे हमारे परिवारों में थोड़ा थोड़ा इसमें जो है क्षीणता आ गई है और जिसके वजह से हम भोजन तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन उससे हमें प्राण रूपी ऊर्जा नहीं मिल पाती और ऊर्जा नहीं मिलती है तो हमारे शरीर का जो स्थापन है, आप देखिए भारतीय विज्ञान ने कलयुग में आयु 100 वर्ष की मानी थी। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अभी उसको 60 से 65 वर्ष के बीच में मानता है। मतलब आज इतना आयु का ह्रास हुआ है जबकि एक पादांश का ही ह्रास होना चाहिए। अगर आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान से चले तो आज हमारे स्थितियों में हमको आयु जो है इतनी कम नहीं होनी चाहिए।
लेकिन आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि हमारी 65 से 70 वर्ष में एक आयु की स्थिति आ गई है। इसका मतलब है कि हमारे जो आहार रूपी प्रणाली है जिससे कि हम बाह्य जगत से ऊर्जा ग्रहण करते हैं उसमें बहुत ज्यादा छप्पड़ हो चुका है और उसमें भोजन ग्रहण करने की विधि या भोजन के पात्र का बहुत बड़ा योगदान। जी डॉक्टर साहब, अभी एक बात जो दिग्विजय शर्मा जी ने पूछी थी कि जल को लेकर, उष्ण जल को लेकर के, मैं उस पे की कहूंगा कि ये जो गुनगुना पानी है इसके पीछे का रहस्य क्या है, थोड़ा सा इस पे भी डाल दे, क्योंकि हम तो बीच में सर चिल्ड पानी और ठंडा माने कोको कोला और खूब पी लेते थे, अभी बीच में आप गर्म पानी का जो है तो इसका रहस्य बता दीजिए ताकि लोगों को फायदा पहुंचे। ये बिल्कुल जी बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ वैसे तो भारत के विज्ञान में कुछ भी रहस्य नहीं होता है, सब कुछ स्पष्ट होता है। स्पष्ट ये होता है कि हमारा विज्ञान ये कहता है कि हम लोग जो बाहर से ऊर्जा लेते हैं वो ऊर्जा लेने के बाद उसके अंदर कुछ परिवर्तन होता है और परिवर्तन होके वो जो ऊर्जा है वो शरीर में परिवहन करती है, गमन करती है, हर जगह पहुंचाई जाती है। तो बाहर से जो ऊर्जा लेते हैं उसको ग्रहण करके और फिर उसके अंदर परिवर्तन करके और उसको सब जगह पहुंचाने का जो काम होता है वो एक प्रणाली के तहत होता है जिसको आयुर्वेद में स्रोतस कहते हैं। स्रोतस मतलब जो हमारे परिवहन के मार्ग हैं, जो परिणाम को प्राप्त होती धातुओं को हर जगह निरंतर आबाद रूप से सारे जिंदगी भर पहुंचाते हैं। जब हमारे स्रोतस ये सही स्थिति में रहते हैं तब हमको सुख की प्राप्ति होती है। सुख खा मतलब स्रोतस होता है, सुख मतलब सम्यक अगर हमारे स्रोतस रहते हैं तभी हमको सुख की प्राप्ति होती है। तो अगर ये पोषण की प्रणाली या मार्ग शुद्ध रखना है तो स्रोतस में कोई रुकावट या मार्गा अवरोध नहीं होना चाहिए। उष्ण जल का काम यही है कि ये हमारे शरीर के मार्गा अवरोध या स्रोतस के रास्तों को खोलता है। तो ये उष्ण जल निरंतर अगर हमारे मार्गा अवरोध को खोलता रहेगा तो हमारे स्रोतस अपनी धातुओं को आबाद गति से जहां जैसी जरूरत है वैसी पहुंचाते रहेंगे और हम उसको अपने कार्यों में उपयोग करते रहेंगे। अगर ये मार्ग किसी भी तरीके से अवरुद्ध हो गया तो हमारे को जैसा पोषण जहां चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा और हम रोगिष्ठ हो जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद तो ये कहता है कि अगर ये स्रोतस सही रहे तो हम पूरे जीवन पर्यंत निरोगी रह सकते हैं। इसलिए पूरी की पूरी चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद की इसी स्रोतस पे आधारित है। और इस उष्ण जल का वर्णन भी विशेष तौर पर इसी प्रकरण के लेके किया गया है कि उष्ण जल ही एक ऐसा चीज है जो अगर निरंतर सही ढंग से सेवन किया जाए तो स्रोतस में हमेशा वो एक आबाद गति बनी रह सकती। जी डॉक्टर साहब, मैं इस पे एक प्रश्न लूंगा, लेकिन अभी एक प्रश्न मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ध्रुव कुमार कश्यप जी का है। कहते हैं तांबे की बर्तन में पानी कब तक यानी कितने घंटे तक रखा जा सकता है, एक। और दूसरा, गर्म पानी को ठंडा करने के पश्चात किस पात्र में रखना अच्छा रहेगा? बहुत बढ़िया, दोनों प्रश्न एक ऐसे हैं। पहले तो आयुर्वेद ये कहता है कि जिस बर्तन में मैं ये कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद ये कहता है कि पात्र को बदलना नहीं चाहिए। जिस पात्र में आपने जल को उबाला या कोष्ण किया उसी पात्र से प्रयोग में लेना चाहिए। पात्र बदलने से गुणांतर धान हो जाता है। शास्त्र और शरीर तीनों पात्र की अपेक्षा रखते हैं। जो हम लोग शस्त्र लेते हैं वो भी पात्र की अपेक्षा रखते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं वो भी पात्र की अपेक्षा रखते हैं, और जो शरीर जल होता है वो भी पात्र की अपेक्षा रखता है। तो जल को कभी भी पात्र से बदलना नहीं चाहिए। पात्र बदलने से उसके अंदर गुणांतर धान हो जाता है, उसकी गुणों में कमी आ जाती है। तो जैसा कि अभी ताम्र के पात्र की बात हुई, तो ताम्र का पात्र में अगर हमने उसको उबाला तो आयुर्वेद ये कहता है कि जब तक पोषणता बनी रहे तब तक प्रयोग करना चाहिए। तो अहोरात्र की स्थिति में आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आहार द्रव्यों की काल मर्यादा है कि वो अगर हम 4 घंटे के अंदर प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे लिए शुद्धतम स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति से अगर हम उसका सेवन करते हैं तो उससे हमें जो उसके मुख्य गुण हैं उनकी प्राप्ति होती है। और जैसे जैसे उनकी काल स्थिति आगे बढ़ती जाती है तो वो गुणों में धीरे धीरे हीनता या छपड़ देखने को मिलता है। तो अगर हमको उनसे एकदम पूरा का पूरा लाभ लेना है, उनकी गुणवत्ता पूरी हमें प्राप्त करनी है, तो हमको एक प्रहर के अंदर 4 घंटे के अंदर उनका प्रयोग कर लेना चाहिए। डॉक्टर दुबे जी, किताबों में कहानियों में पढ़ते थे कि एक राजा रात यात्रा पे निकला था, थक गया था, जोर से प्यास लगी, आगे प्याऊ मिला और उसने शीतल जल ग्रहण किया। अब यहाँ पे फिर से कंट्रोवर्सी मेरे दिमाग में आपके आ गई है कि एक तरफ कह रहे उष्ण जल पीना चाहिए और एक तरफ वहां कहा शीतल जल पिया राजा ने। तब सर शीतल जल और उष्ण जल
जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर मैं आपको कहूंगा कि आयुर्वेद ने ये जो जल है, जल वर्ग को पान के रूप में वर्णित किया है। अन्नपान शिक्षा एक आयुर्वेद की एक पूरा का पूरा जो है एक वर्गीकरण है, जिसमें 12 आहार वर्गों का वर्णन है। उसमें जल वर्ग जो है अम्बु वर्ग के नाम से वर्णित है। तो ये कोई भी आहार जब हम ग्रहण करते हैं तो उसमें हमें 4 स्थितियों का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। पहला, हमारी दिनचर्या, हमारे दिन की किस स्थिति में हम उसको ले रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हम किस ऋतु में उसको ले रहे हैं, हमारी ऋतुचर्या क्या है उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, किस उम्र में है उसके के अनुसार उसको ध्यान में रखना चाहिए। और चौथा, जो हम कर रहे हैं उसके ध्यान रखना। तो यहाँ पे था वो राजा की वजह से, परिश्रम की वजह से बल हानि हो गई। तो श्रद्धा पोषण के लिए ऐसे शीत उदक का अगर सेवन किया जाए तो उस समय पिपासा की शांति होकर बल की प्राप्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति हो रहा है, वैसी स्थिति में अगर उसको सेवन कराया जाएगा तो उसकी अपधातु, जलीय धातु का पोषण होगा और उसको बल की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर कोई स्थिर व्यक्ति, योगी व्यक्ति अपने स्थितियों में जल का सेवन करता है तो उसके लिए पोषण जल ज्यादा लाभदायक होगा, ज्यादा फायदेमंद। तो इस तरीके से इतने कर्म इत्यादि की स्थितियों का विचार करके हमें जल इत्यादि का सेवन करना चाहिए। मतलब एक और, हम छत्तीसगढ़ी लोग हैं और हमारे यहाँ साग का बड़ा प्रचलन है। और पहले सब्जियां सीमित आती थी, भाजी यहाँ पे ज्यादा मिलती हैं, और अब भाजी के साथ साथ में संरक्षण की काफी चीजें आ चुकी है, तो जब चाहे तब वो सब्जी मिल जाती है। थोड़ा सा सब्जियों में भी अगर प्रकाश आयुर्वेद के माध्यम से आप हमें बता दें कि इस मौसम में कौन सी सब्जियां जो है हमारे लिए अच्छी होंगी, उपयोगी होंगी, और कौन सी थोड़ी सी हानिकारक हो सकती हैं, तो बेहतर होगा। जी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये शाक वर्ग के नाम से आयुर्वेद में वर्णित। शाक वर्ग के बारे में आयुर्वेद एक बहुत बड़ी बात कहता है कि जितने भी शाक होते हैं वो ज्यादातर पचने में दुर्जय, मतलब बड़े कठिनाई के साथ पचते हैं। तो जब भी हम शाक वर्ग की चीजों का प्रयोग करते हैं तो शाक वर्ग को स्नेह सिद्ध करके बनाना चाहिए, प्रचलन में भी आता है। तो हम यहाँ पे जितना भी शाक यूज करते हैं, भी प्रयोग में ले आते हैं। आजकल एक की भ्रमणा है, इसको भी मैं यहाँ दूर करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, कि स्नेह या चिकनाई या तैलीय पदार्थ को नहीं खाने के लिए एक सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें तेल या स्नेह से नहीं डरना है, हमें अपने पाचन की स्थिति को अच्छा रख के उसको खाने योग्य बनाना है। वास्तव में स्नेह से कोई भी परेशानी नहीं होती है, परेशानी हमारी अग्नि के कमजोर हो जाने की वजह से होती है। तो यहाँ जो भी साग वर्ग की चीजें हैं वो हमारे ऋतु अनुसार अलग अलग होती है। जैसे अभी एक मौसम चल रहा है जिसमें कि आपको बहुत सारे जो है ऐसे साग मिल रहे हैं जिनके अंदर जो कि एक लता के रूप में ज्यादातर प्रतान वर्ग के साग मिल रहे हैं, चाहे वो परवल हो, चाहे वो कुंदरू हो, चाहे वो खेपसा हो, चाहे वो लौकी हो या तोरी हो, या इस तरीके की जो भी साग आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो है हमारे प्रतान वर्ग के साग। प्रतान वर्ग के साग वर्षा ऋतु में काफी सही माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। खासकर करेला, करकोटक जो हमारे खेपसा इत्यादि हैं वो इसी ऋतु में उत्पन्न होते हैं, इस ऋतु में विशेष तौर पर पाए जाते हैं। इसलिए उनको विशेष तौर पर स्नेह के साथ सिद्ध करके लेना चाहिए। स्नेह के साथ सिद्ध करने का मतलब यह है कि अच्छी मात्रा में उसमें स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। तो इस बात में एक चर्चा की बात की थी, के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए उससे आगे बढ़ूंगा कि हम आयुर्वेद में ऋतुवार स्नेह के प्रयोग का भी वर्णन, अर्थात अगर वर्षा ऋतु चल रही है तो हमें एरंड तेल या अंडी के तेल या तिल तेल से भावित जो चीजें हैं उनको लेना चाहिए। ऐसे ही जब हमारी शीत ऋतु होती है तो उसको करना, गर्मियों की स्थिति में हमको घृत और तिल तेल का प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेद इन्हीं 4 स्नेहों को श्रेष्ठ स्नेह बताता है। उसमें भी तिल तेल स्थावर स्नेहों में और जानवरों पशुओं से पाए जाने वाले स्नेह में घृत श्रेष्ठ स्नेह माना गया। बाकी जो भी स्नेह है, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो या अन्य किसी माध्यम से पाए जाने वाले तेल हैं, इनको आप कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन निरंतर एक बात नहीं करना चाहिए क्योंकि ये श्रेष्ठ स्नेह माने गए। और किसी भी तरीके के जो से आए हुए स्नेह है
वो कभी कभी तो खाए जा सकते हैं, लेकिन उससे कोई प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ यही कहना चाहूंगा कि साग को जब भी लें वो ऋतु अनुसार लें, जो जिस सीजन में और जहाँ के क्षेत्र में मिल रहा है उसका सेवन करें, और आयुर्वेद की परंपरा में उसको संस्कारित, स्नेह से अच्छे से संस्कारित करके अगर बनाया जाए तो वो हमारे लिए बहुत बलदायक होता है और हमारे धातुओं का पोषण करता है। जी डॉक्टर साहब, तेल पे चर्चाएं तो हम जरूर आगे भी करेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय है। जी अब मैं एक प्रश्न यहाँ पे और लूंगा। हमारे डॉक्टर जयकिशन महोबिया जी ने पूछा है, बरसात में तरोई, गिलकी, इनके साथ कुंदरू और केरला के साथ में जो एक सब्जी खास करके हमारे वनांचल क्षेत्रों में पाई जाती है वो है मशरूम। कहा जाता है रिचेस्ट प्रोटीन इसमें होता है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें। ये जयकिशन जी का जानना चाहते हैं मशरूम के बारे में। बिल्कुल जी, मशरूम को आयुर्वेद में छत्रक के नाम से वर्णित किया गया है, छत्रक नाम से इसको आयुर्वेद में वर्णित किया गया है। और वास्तव में मशरूम एक जमीन के नीचे पाए जाने वाली स्थिति में या कुछ कुछ जमीन के ऊपर की स्थितियों में भी हमको खाने के रूप में आती है। थोड़ा सा गुरु होता है, थोड़ा सा पचने में दुर्जर होता है, तो अग्नि का आकलन करके अगर मात्रा पूर्वक लेंगे तो ये कुछ नुकसान नहीं करेगा। और अगर हम अग्नि कमजोर है तो इसकी मात्रा हमारे लिए कई बार हमारे अतिसार या मल की प्रवृत्ति बढ़ाने लायक स्थिति में ले जाती है। तो इसमें विशेष तौर पर ध्यान करें कि इसको अच्छे से गृह से संस्कारित करें और मात्रा पूर्वक सेवन करें, तो शायद इसका जो औषधीय उपयोग है या इसके पोषक तत्व हमारे देह का भाग आसानी से बन पाए। जी किसी के प्रश्न है? उपेंद्र जी। हाँ जी अरे चलिए पूछ लीजिए। हाँ उपेंद्र जी। दुबे सर को मेरा नमस्कार। सर आज बड़ा आनंद आया, मैं संस्कृत मिश्रित शब्दों को सुनकर मतलब मेरे कर्ण तृप्त हो गए सर। बहुत आज ऐसा लग रहा है कि मैं किसी संस्कृत भारती के मंच पर बैठा हूँ और वहाँ पूरी संस्कृत वाणी चल रही है। तो इतने सुंदर वक्तव्य और इतनी सुंदर हिंदी और संस्कृत मिश्रित भाषा के लिए आपका बारंबार धन्यवाद सर। सर मेरा छोटा सा प्रश्न ये था, अग्नि मांद्य है या तेज है, तीव्र अग्नि है या मांद्य है, इसको सामान्य हम क्लिनिकल बेस पे कैसे जानेंगे? ये जैसे कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि एसिडिटी आ रही है और कॉन्स्टिपेशन कोई चीजें रहता है जो लेके आते हैं हमारे पास, तो हम कैसे तय करें कि किसका अग्नि मांद्य है और किसका अधिक है? ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी श्रोताओं को या यूं कहिए कि इस मंच पे या फेसबुक और माध्यमों से सुन रहे सभी श्रोताओं का मैं यहाँ पे ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि ये हर व्यक्ति करना चाहिए कि अपनी स्थिति कैसी है, वो रखना, अपने आप को रखना चाहते हैं। तो क्योंकि अभी उपेंद्र जी ने कहा संस्कृत की ये भारतीयों की भाषा रही है और आयुर्वेद चूंकि वेदों का उपवेद है, तो सारी चीजें जो है वहीं से आई हैं, तो संस्कृत के शब्द उन्हीं से हमने लिए हैं। एक उदाहरण स्वरूप आपके समक्ष रख रहा हूँ। आयुर्वेद कहता है कि उद्गार शुद्धि उत्साह लघुता जीर्ण भारत से लक्षण। अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं और जो कि समय होता है उसके बाद हमको अपने उद्गार ऊपर से आने वाली डकार होता रहती है, भोजन की डकार या अन्य कोई का ज्ञान होता है। उत्साह मतलब कुछ भी कार्य करना चाहते हैं उसमें एक और बल की प्राप्ति होती है। तो ऐसी स्थिति उत्साह हमारे जो मुख्य वेग हैं जो कि परिपक्व हो चुके हैं, अब शरीर से निकल करके, जिनको हम मॉडर्न में फीकल मैटर कहते हैं, उसमें वायु, मूत्र और पुरीश मतलब मल इत्यादि का सम्यक रूप में समय पे त्याग हो जाए और शरीर में एक हल्कापन लगे। आपको ये बहुत बड़ी स्थिति है। आमतौर पर जब हम स्वस्थ रहते हैं तो आपकी आवाज थोड़ा गड़बड़ा रही है, मैं कहूँगा वीडियो को बंद कर लीजिए तो थोड़ा सा आवाज ठीक हो जाएगा। जी जी सर। जी जी, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जो लघुता है, शरीर में हल्कापन का जो भाव है, अभी आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। तो ये हल्कापन का जो भाव है वो अपने शरीर में महसूस होना चाहिए और घंटे के बाद हमको और पिपासा मतलब भूख और प्यास एक उत्पन्न हो, तब हमको समझना चाहिए कि हम सम्यक भोजन की स्थिति लिए उपचित हो गया है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है तो हमारी अग्नि मंद है या कमजोर
अगर इससे पहले हमको भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है और स्थितियां बढ़ जाती है तो हमारी अग्नि तीक्ष्ण है या तेज है, हमको हमको देखने को। तो सम्यक अग्नि की स्थिति है, मंद अग्नि की स्थिति है या तीक्ष्ण अग्नि की स्थिति है, ये 3 की स्थितियों का आकलन हम ऐसे कर सकते हैं। और कई बार अग्नि विषम होती है कि कभी खाना जल्दी पच गया, कभी देर से पचा, तो ऐसी अग्नि को आयुर्वेद में विषम अग्नि कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार की अग्नियां होती हैं, उसमें एक समाग्नि होती है और 3 जो है ऐसी अग्नियां होती है जो विपरीत अग्नियां होती है, जिसमें तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि और विषमाग्नि होती है। तो इस तरीके से इन लक्षणों को जान के आप सभी अपने दैनिक जीवन में अपनी अग्नि की परीक्षा कर सकते हैं और अपना आकलन करके अपना आहार जो है क्या लेना है, क्या उपयोग करना है, इसका निर्णय कर सकते हैं। जी और किसी के कोई प्रश्न है? वैसे तो पर खान पान का विषय है, प्रश्न बहुत सारे आएंगे। नरेंद्र जी हाँ जी बोलिए। आरओ को लेके, आरओ का पानी जो होता है इस पे भी थोड़ा सा वो होना चाहिए। आरओ का पानी मतलब आज मोस्टली घरों में यही यूज हो रहा है। आरओ का पानी क्या इतना उपयोगी होता है? दुबे जी, जावेद जी का एक आरओ के पानी को भी लेकर बचपन में विषय आया है जी। एक मैं यहाँ पे अपनी उसी बात पे आप लोगों को दोहराना चाहूंगा कि सभ्यता उसी को कहते हैं जिसकी पहुंच सभी तक हो। भारतीय सभ्यता ये कहती है कि प्रकृति की सारी प्रदत्त चीजें सभी को एक जैसी प्राप्त हो, यही अंत्योदय है। अगर हम आरओ या किसी भी फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन अगर प्रकृति प्रदत्त हम चीजों को शुद्धता के साथ ग्रहण करें तो वो हमारे लिए, हमारे शरीर के साथ जुड़ने में बिल्कुल ज्यादा अनुकूल होंगे, क्योंकि हम भी उसी प्रकृति के भाग हैं। तो आयुर्वेद ने इसीलिए प्राकृतिक तरीके से जो जल है उसको प्राथमिकता दी है, जिसमें महेंद्र जल, वर्षा के जल की बात की गई, कोष्ण जल, उष्णोदक की बात की गई। ये सारे जल जो है उनके प्राकृतिक स्वरूपों का संरक्षण करते हैं। और चूंकि आयुर्वेद का विज्ञान जो है वो पोषण के साथ साथ जरण को अर्थात डाइजेशन को ज्यादा बल देता है। तो जो कुछ भी चीज हमको प्राकृतिक रूप से मिल रही है वो हमारे शरीर का भाग बन जाए अर्थात डाइजेस्ट होकर हमारे शरीर से जुड़ जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आयुर्वेद के विज्ञान में। इसलिए आयुर्वेद ये कहता है कि वो जल जो कि आसानी से इस शरीर का भाग बन जाए अर्थात शरीर से जुड़ जाए, वैसा कोष्ण जल या पक्वोदक या आरोगंबी या महेंद्र जल ही हमारे लिए ज्यादा हितकर है, बजाय कि हम कृत्रिम संसाधनों से उसको किसी तरीके से शोधित करके उपयोग करें। जी डॉक्टर साहब, विषय बहुत सारे हैं क्योंकि बात खान पान की थी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो अपन अषाढ़ से सावन तक ही पहुंचे हैं, अभी भादो और कुमार बचा हुआ है क्योंकि आधे कुमार तक पानी गिरता है, ऐसी हमारी हिंदुत्व है। तो अभी एक बार चर्चा आपसे और करना होगा खान पान को लेकर के, क्योंकि अभी जब लाइफ स्टाइल की बात हम जुड़े थे तो लाइफ स्टाइल की बात चल रही थी और जय किशन जी हमारे बात भी कर रहे थे कि लाइफ स्टाइल और ये जो अभी बफर बुफे वाला सिस्टम जो खाने का चल रहा है, वो खड़े होके खाना, जल कैसे पीना, ये बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे है जो शायद हमारे संस्कार को बनाती थी। तो इसके लिए दुबे जी, मैं आपके और भी जो हमारे बीच में डॉक्टर है कौन थे वो फिर नाम भूल जाता हूँ, मरकाम जी मुझे जरूर याद आते हैं। तो माउंटेन सर है ना, तो सर उनके और भी लोग ऑनटेन बिल्कुल डॉक्टर ऑनटेन सर को। तो सर हम लोग पूरे खान पान के ऊपर में एक पूरा प्रोग्राम अभी हमें करना है, क्योंकि सुबह की प्रकृति अलग होती है, दोपहर की प्रकृति हमारी अलग होती है, शाम को प्रकृति अलग होती है, फिर रात की प्रकृति अलग होती है। तो इसको भी समझना होगा। जैन लोग हैं जो सूर्य के उदय के समय भोजन ले लेते हैं और सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते, उस पद्धति को भी आयुर्वेद कहाँ तक समर्थन करता है, कैसा मानता है, इन तमाम विषयों पे सर मैं अगले हफ्ते सोमवार के दिन फिर से आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आज से ही मैं आपका अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ और सोमवार को हम चर्चा करेंगे फिर से आपके साथ में। विषय साधुवाद है सर जी, साधुवाद। उपेंद्र जी, क्योंकि आपके प्रश्न भी ज्यादा आए नहीं है और मेरा ये था कि जिज्ञासाएं बहुत है खान पान को लेकर के। सर बहुत अच्छा रहेगा, अगले में कम से कम 4-5 मेरे प्रश्न रहेंगे सर जिनका समाधान आपको करना होगा। जी
मेरे ख्याल से डॉक्टर दुबे को बड़ा आनंद आता है जब ऐसे प्रश्न आते हैं और उसको उत्तर देने में। और हमारा चौपाल डॉक्टर दुबे जी का और उनके सभी साथियों का कृतज्ञ है कि आप आकर के जो इस प्रकार की हमें रोचक जानकारी दे रहे हैं और जीवन शैली जीने की जो एक कला है हमारे सनातन की, उस ओर हमें वापस ले चल रहे हैं। तो हमारे इस मंच पे कहना पड़ता कि अब लौट चले फिर से सनातन की ओर। तो डॉक्टर अगर गंभीर सिंह जी मौजूद हैं तो मैं चाहूंगा कि आज सभा में अपने कमेंट्स करते हुए, अगर डॉक्टर गंभीर सर मेरे ख्याल से नहीं है, थोड़ा सा डॉक्टर गंभीर सिंह इस वक्त उनके परिवार में कुछ रोग से ग्रसित हैं, तो इस वजह से वो भी परेशान चल रहे हैं। लगातार दिल्ली और मुंबई के चक्कर हैं उनके। 2 दिन पहले डॉक्टर साहब लौट के मुंबई से आए थे और मेरे ख्याल से भी उनको कल परसों फिर से मुंबई की ओर रवाना होना है। तो चलिए, डॉक्टर साहब नहीं है, डॉक्टर दुबे जी और डॉक्टर नॉन्टिन का, साथ में हमारे डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी, इन सभी लोग का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न किए। और विजय किशन जी स्पेशली जो इस तरह के प्रश्न हमारे बीच में आए, डॉक्टर और हमारे जावेद जी का जो प्रश्न आया खास करके मांसाहार को लेकर के, जल को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आए, इससे निश्चित रूप से चौपाल को सुनने वाले जितने भी दर्शक हमारी मौजूद है उन लाभान्वित हुए होंगे। डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी से थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में हम आपसे भी चर्चा करना चाहेंगे। आयुर्वेद और सनातन का बड़ा रोचक समन्वय है और जैसा हमारा भोजन होता है, पिछली बार भी मैंने कहा था, एक साधु की कहानी सुनाई थी इस मंच को, जैसा हमारा भोजन होगा वैसा ही हमारा व्यवहार भी हो जाता है, व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। तो प्रवचन करता है, भागवत बांटते हैं, तो मैं सोचूंगा कि आने वाले समय में कुछ ज्ञान की वर्षा चौपाल में भी अगर आपके माध्यम से हो जाएगी डॉक्टर दिग्विजय जी, तो चौपाल धन्य हो जाएगा। क्या है सर, धन्यवाद इसके लिए, मैं आऊंगा। परंतु डॉक्टर जय किशन ने जो हमारी प्रशंसा की या परिचय करवाया, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि दो हमेशा सदैव वजनदार रहना चाहिए, एक गुरु और एक मित्र, जो बहुत वजन हो और जो वजन बढ़ा दे। तो हमारे जय किशन भाई ऐसे ही है, वजनदार है, जो हाथ लगा दिए तो मैं वजनदार हो गया आपकी दृष्टि में, औरों की दृष्टि में, क्योंकि सामान्य भोजन ही होता है और संस्कृति है, उसमें और कुछ मिल जाए तो जैसे भगवान के सामने तुलसी पत्ता मिल जाए तो वजनदार हो जाता है वो भोजन। वैसे सर जय किशन महोदय ने बढ़िया सा प्रशंसा किया और आपको भी धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे भाग करने के लिए, इस उसमें चौपाल में भाग लेने के लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ सर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल सर, चौपाल है ये, हम सभी के लिए है, हम सब मिलकर के आगे आने वाले समय में चर्चा करें और जिस संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं उस संस्कृति को हम समाज के सामने ला सकें, यही चौपाल का एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें आप सब लोग की भूमिका उतनी है जितनी की मेरी है। तो आने वाले समय में हम अन्य कई विषयों को लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। फिलहाल डॉक्टर दुबे से हम सोमवार को फिर मिलेंगे शाम 7:30 बजे कार्यक्रम चौपाल में, और आहार के ऊपर में अभी चर्चाएं जारी रहेगी इसी विषय के साथ में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि। मैं चौपाल को पुनः आभार व्यक्त करता हूँ जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार।